टीवी में आपको खुशामदीद कहता है और हैरत होती है कि एक तो अपने को जमहूरी कहती हो और जो पार्लियामान में हो वो एक दूसरी सियासी जमात को सियासी तौर पर ख़त्म ना करे, तो इंतहाई लफ्ज़ झटाई मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़रा बाजारी लफ्ज़ ये आकर कहे कि हम इन पर पाबंदी लगाएंगे और आर्टिकल 6 के तहत पाबंदी लगाएंगे और उनके कायदीन पर मुकदमा चलाएंगे, ये कहना है मोहतरम अता तारड़ साहब का। मज़बूत बात यह है कि तमाम सियासी जमातों ने इसमें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी की भी क़यादत थोड़ी सी तकसीम तो नज़र आ रही है, लेकिन सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी इस पर अपना वादे तौर पर कहा कि उनकी पार्टी को एतमाद नहीं लिया गया। जमात इस्लामी ने यह बयान दिया कि वो इसको फैसले को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करते। ANP जो इसका ख़ुद शिकार रही है माजी में, यानी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी थी, उन्होंने भी इसकी मदम्मत की है। हज़रत मौलाना फजल रहमान ने की पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की है और ऐसा लगता है कि फिर बहरहाल जो जमातें हैं, सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तो ये तक कहा कि गालिबन आर्टिकल का कहकर ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो इन तमाम सियासी जमातों के बाद क्या खुद नून लीग इस पोजीशन में है पार्लियामेंट में कि वो ये बिल लेकर जाए, ये सवाल भी अपनी जगह है। मेरे साथ इंतहाई सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन फल स्टेट लॉयर और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मोहतरम चौधरी एहसान साहब मौजूद हैं। और चौधरी साहब, एक तो ख्याल पाया जा रहा था कि इन्होंने ऐसी एक शोशा छोड़ दिया रद्दअमल देखने के लिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि महंगाई और बिजली और मसाइल इतने पैदा हो गए हैं कि ये चाहते थे कि मीडिया पर और बाकी जगह पर लोग इसमें उलझ जाएं, बुनियादी मसाइल से हट जाएं। तो एक परसेप्शन ये भी है, लेकिन इनसे ये भी बैद नहीं है जो कुछ कर रहे हैं कि इस इंतहाई फैसले तक जाएं और इसके पीछे जो लोग होंगे, जो अवामिल होंगे, वह मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब इस आइनी और कानूनी बहस में जाए बग़ैर नून लीग का इतना बड़ा ये करेंगे कैसे, मुझे सिर्फ इसमें होगी। कहते हैं पार्लियामान में ले जाएंगे, पार्लियामान में ये अक़लियत में हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, चलो उस पर बाद में बात करेंगे। जी चौधरी साहब। ये इनके लिए मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। डाइवर्जन मतलब है किसी को गलत रास्ते पे डालना या किसी को की तवज्जो गलत सिमत में डालना, वो इस किस्म की ये है सारी इनकी कोशिश। असल कोशिश इनकी है जो लोग नहीं समझ रहे, और मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कि फॉर्म 45 से तवज्जो हटाएं। वो फॉर्म 45 का जो मसला है ना, वो इनके लिए बहुत शदीद मुजरिमाना किस्म का मसला है, मुजरिमाना। और वो ये कि फॉर्म 45 जो कि जिनकी बुनियाद पे नवाज़ शरीफ जीते हैं, जिताए गए और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया गया है, उन पे जब वो अपलोड किए थे अपनी ही वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने, तो आपने देखा कितनी कटिंग, कितनी उस पर जारियत हुई थी कलम से, और पूरा उसकी वोट की काउंट ही सारे बदले, फिगर सारे बदले हुए थे। नवाज़ शरीफ के कोई 80-90 हज़ार बढ़ाए और यास्मीन राशिद के कोई इतने ही कम करके, और वो टोटल वोट जो पोल्ड थे, जो काउंटर फॉइल से पता लगता है कितने जारी हुए हैं, उनके बराबर करना था। तो बड़ा हिसाब किताब उस फॉर्म 45 पे किया गया, वो लगा दी। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने मरियम बीबी की भी लगा दी फॉर्म 45, और शहबाज शरीफ की भी, 2-4 और लोगों की भी। अब वो फॉर्म 45 जब इन्होंने को एहसास हुआ, टेलीफोन आने शुरू हुए कि ये आपने क्या किया है, तो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उतार ही ली, वो डाउनलोड कर ली वो फॉर्म 45।
असल में इनसे एक ये जुर्म जो हुआ है और उसका सबूत है, और उसका सबूत ये है कि अब मिसाल के तौर पे सलमान अकरम राजा हमारा एक वकील है, वो अपने साथ पास सारे फॉर्म 45 हर उसमें जो पोलिंग स्टेशन का काउंट है वो लिए फिरता है साथ कि कोई मेरी सुनवाई हो, लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास है उस पे उन्होंने उसका जबड़ा फाड़ा हुआ है। क्या ये इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद नहीं है कि 3 माह के अंदर, वो 3 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन या एक खास मुद्दत है ना कि उन्हें फॉर्म 45 दिखाने पड़ेंगे, आईनी कानूनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं। ये तौहीन कर रहे हैं अदालत की भी और आइन की भी। क्या ये पाबंद हैं वैसे इसके कि फॉर्म 45 दिखाएं? नहीं, ये इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड करनी लाजमी है इनके लिए, और अभी तक अपलोड नहीं कर रहा है। वेबसाइट पे अपलोड करने का इनको हुक्म है कानून के तहत, पर ये नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने अगले दिन आपने देखी होगी खबर, डॉन में एक बड़ा मुक़र्रर इदारा है जिसने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि हमने कुछ गलतियाँ, अगलात को, डिफेक्ट्स को रिमूव किया है इनमें, और उसके बाद वो कर लेंगे प्रोसेस, तो फिर हम उनको अपलोड करेंगे। लेकिन ये राजा सुल्तान सिकंदर को एक ऐसा, वो जेम्स बॉन्ड जो था ना, जेम्स बॉन्ड एक किरदार था ये इसमें फिल्मों का भी और नावल्स थे बड़े। वो जेम्स बॉन्ड को एक लाइसेंस टू किल था उसके पास बरतानवी हुकूमत की जानिब से लाइसेंस टू किल मिला होता था। तो एजेंट 007, ये भी एजेंट 007 है, इसको भी लाइसेंस टू किल है। जो गैर आईनी इकदाम इन्होंने किया है या उसको एंडोर्स किया है, उसकी तौसीक की है, वो शुरू होता है केयर टेकर जो निगरान थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उनकी मियाद साल से ज़्यादा बढ़ा दी। 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। आइन कहता है कि इलेक्शन कराना ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। फिर आइन कहता है कि जितने रोज़ जितना अरसा ये इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर, 90 के ज़्यादा नहीं, इलेक्शन नॉट लेटर देन 90 डेज। इस दौरान ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्चुअली चीफ एग्जेक्टिव होगा ऑफ द फेडरेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एक तरह सारे उसमें उसके पास आ जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आइन फिर कहता है, डायरेक्ट करता है हर अफसर को, हर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट को, कि वो ये शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की इलेक्शन कराने की, और नाजायज़ खिलाफ कानून हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में रखी तकरीबन 1 साल के लिए। कौमी असेंबली के लिए भी समझते हैं आप ये क्यों नहीं जा सकते तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर? क्योंकि ये तमाम जो कुछ भी इन्होंने इक़दाम किए, हथकंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, उसमें वो और एक हद तक अदलिया भी बहरहाल उसको खड़ा होना पड़ा, ख़ासतौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्हें एक फ़ैसला देना पड़ा। अब उस फैसले को भी उन्होंने मानने के लिए लगता है कुछ तैयार नहीं है, वो देने के लिए तैयार नहीं, शायद वक्त गुजारी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम कानून साजी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से आज मैं पढ़ रहा था, उनके सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम वफाकी काबीना के फ़ैसलों के पाबंद हैं। तो ये पहले काबीना में अगर ये पास कर लेते हैं, ये बुखारी साहब का मैं आज ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सेक्रेटरी जनरल हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने यकीनन कंसल्ट किया होगा क़यादत से। नहीं, यकीनन क़यादत से कंसल्ट, बुखारी साहब ख़ुद भी क़यादत हैं, सेक्रेटरी जनरल है,
उनकी बात मोतबर है और ये पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़ैसला शायद ऐसा ही आ जाए कि अगर काबीना ये फ़ैसला करती है पाबंदी लगाने को तो पाबंदी लग जाएगी और पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी अपनी जो गिनती है वोट्स की उसकी पाबंदी लगाएगी करेगी। लेकिन काबीना ने या काबीना का या हतमी रोल किरदार या किस पार्लियामेंट का तो इसमें है ही नहीं। ये तो या 2/3 अक्सरियत लाएं तो आइन को तरमीम करें, वरना ये काम पाबंदी लगाने का और इसकी तौसीक करने का काम तो सरासर सुप्रीम कोर्ट पे है के पास है। आप कितनी भी रेफरेंस बना लें पार्टी के ख़िलाफ़, उसको मुल्क दुश्मन कह लें, उसको उसका सारा सबूत मुल्क दुश्मनी का साथ लगा दें, उस पर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के उसको इल्ज़ाम लगा के और सारे वाक़यात और उसकी तरफ से जो ऐसी हरकतें हुई हैं या ऐसे मंसूबे उस पार्टी ने बनाए हैं कि मुल्क को तोड़वा दे या इंतशार फैलाए, तो ये अगर सबूत हैं भी वफाकी हुकूमत के पास तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस जमात को भी इख्तियार होगा कि वो अपने जवाब दे इसका, और जवाब में वो डिफेंसेस भी ले, वो मेला फाइडी का डिफेंस ले, वो ये डिफेंस ले कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ बदनीयती पे किया गया है क्योंकि हमारे खिलाफ बदनीयती से। लेकिन चौधरी साहब मैं आपके ना तो चौधरी साहब ना आपके मुंह में ज़बान डालना चाहता हूँ और ना ही आप, और ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी को पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ करना चाहिए। लोग डर से खौफ से निकल जाते हैं। आपने कड़े वक्त में भी साथ दिया, पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वो इस फैसले के साथ जाते हैं तो ये तो गालिबन पीपल्स पार्टी जो शहीदों की पार्टी है उसकी बुनियादों को हिला देगा ना। चले वो गलती भुट्टो साहब से हुई थी, नेशनल पार्टी पर पाबंदी, वो एक और था, वो तो खैर ठीक है, और उसमें मुझे इल्म है कि बलोच बहुत आगे तक चले गए थे, वली खां बहुत आगे तक चले गए थे, काबुल में बैठे थे, अस्करी माली इमदाद भी ले रही थी वो पार्टी, वो खैर उस पर केस बन भी गया। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के हिस्से तक जाएगी इस आज के दिनों में? मुजाहिद मेरा नहीं ख्याल जाएगी, मेरा नहीं ख्याल, पर बिलफर्ज जाती है तो ये स्टेज है कि आप जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का भी इख्तियार है कि गवर्नमेंट अगर समझती है कोई पार्टी मुल्क दुश्मनी कर रही है तो उसको भेज दे सुप्रीम कोर्ट में सारा एविडेंस और सब कुछ। खुद तो बैन नहीं कर सकती, खुद तो एक डिक्लेरेशन दे सकती है, डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा, कोई एक्टिविटी उस पार्टी की इलीगल नहीं होगी, उसके बाद कोई उसका डिसीट नहीं होगा मेंबर कि जी डिक्लेरेशन कर दी है हुकूमत ने। हुकूमत की डिक्लेरेशन पे जब तक उसकी तौसीक सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, और सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी अरसा लगेगा, इस पे गवाहान पेश होंगे, उन पे जिरा होगी, फिर सफाई के गवाहान पेश होंगे, उनके बयानात होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे आएंगे। वो गवर्नमेंट कहेगी कि ये गद्दार है ये पार्टी, और पार्टी कहेगी पीटीआई इसमें वो यकीनन कहेगी कि ये सारी जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई है ये बदनीयती पे मबनी है, और वो उसके लिए गवाह और सबूत पेश करेगी। बहुत सारे सबूत उसके पास होंगे ऐसे जो कि इशारा करते होंगे बदनीयती और मेलाफाइडीज़ का। तो ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में भेजने की बात है, इसमें मेरा इख्तलाफ हो सकता है पार्टी से, पर फैसला अगर वो सुप्रीम कोर्ट को भेजने का किया जाता है तो उससे कोई इस किस्म का हतमी बात तो नहीं है कि आदमी पार्टी को छोड़ दे या कोई।
भाई साहब एक और बहुत ही अहम मसला आ गया है। मेरे ख्याल में पीटीआई का केस नहीं, पर मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय में, पीटीआई का केस इसमें बहुत मजबूत होगा। और ये इनके सारे केसेस जो उनके खिलाफ बना रहे हैं, ये वो सारे ही बरी भी होता जा रहा है। इमरान खान सही तौर पे बरी होता जा रहा है। और इद्दत तक के केसेस इन्होंने ऐसे बनाए हैं, ये नून लीग का इनिशिएटिव है सारा। ये बंदे को शर्म ही आती है अपने आप से ही कि ऐसे माशरे में ऐसी लोगों की हुक्मरानी में और इख्तियार में हम जिंदा हैं कि जिन्होंने कोई वैल्यूज इकदार छोड़ी ही नहीं, सिर्फ। चौधरी साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, चौधरी साहब अगर मुझे इजाज़त दें, एक बहुत अहम मसला इस वक्त बारों में छिड़ गया है और वो है एडहॉक जजेस बनाने का फैसला। मैं चाहता हूँ आप एक वक्फा ले लूँ, आप भी इस दौरान चाय पी लें, तो 2-3 मिनट के वक्फे के बाद आऊँ। ये बहुत अहम मसला है एडहॉक जजेस का, कि जिस पे हुकूमत ने तो फैसला दे दिया हम बनाएंगे। और इसके साथ ये भी आ रहा है कि कहीं लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को इस बात के लिए पाबंद या राज़ी किया जा रहा है कि उनकी मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। एडहॉक जजेस के सिलसिले में कुछ जजों ने कबूल कर लिया, एक दो ना करा। तो मैं चाहता हूँ एक 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद मैं हाजिर हूँ, तो आपसे इस अहम मसले पर आपकी राय लूँ। हमारे साथ रहिएगा। चौधरी एहसन साहब से, जैसे मैंने कहा कि जहाँ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ एडहॉक जजेस के बारे में हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है, जुडिशल काउंसिल ने भी फैसला कर दिया है। और उससे ज़्यादा सवाल एक आजकल अब आ रहा है कि कादी फ़ायदीसा जो इनकी उसूल पसंदी के बड़े तस्करे होते हैं, क्या वो अपनी मुद्दत में इजाफा कर लेंगे? मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद मिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम चौधरी एहसन साहब मेरे साथ थे और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर। और चौधरी साहब का फरमाना था कि मसला तहरीक इंसाफ पर पाबंदी तो एक बहाना है, मैं तो खैर शोशा कह रहा था, असल में मसला फॉर्म 45 का है कि बेशतर उम्मीदवारों के पास वो फॉर्म 45 है जिसमें असल नताइज हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, बेशतर इन ख्वाजा आसिफ, ये तमाम इलेक्शन हारे हुए हैं। एक दूसरा बड़ा अहम इशू आया है और ये मैं चौधरी साहब से इसलिए पूछूंगा कि माशाल्लाह पूरी अथॉरिटी रखते हैं जुडिशरी पर, कि ये अचानक 2020-21 में रिटायर्ड हुए ये एडहॉक जजेस क्यों लेके आ रहे हैं? कहते हैं जी केसेस बहुत आ गए इसलिए हमें ज़रूरत है उनके लाने की। फिर साथ साथ अगर मैं इरशाद करूं कि कुछ अब ऐसा लगता है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ायदीसा को राज़ी बराज़ी किया जा रहा है कि उनकी भी तोसी में इजाफा किया जाए। जब 3-4 साल पुराने रिटायर्ड जज दोबारा बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मौजूदा भी साल भर के लिए और बढ़ सकते हैं। चौधरी साहब नहीं, इतना बढ़ नहीं सकते। ये अगर बढ़ाना पड़ेगी उम्र तो सारे जजों की बढ़ाना पड़ेगी। और वो बढ़ाई तो आपने तो एक रिश्वत, क्या मतलब है, हम ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में 100% जज वो रिश्वत पे राज़ी हो जाते हैं। मतलब है ये एज आप सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं बढ़ा सकते, वो बढ़ाएंगे उसकी तो कई ऐसे जजेस हैं जो वैसे ही खिलाफ जिनको मौका नहीं बनेगा चीफ जस्टिस बनने का। मंसूर अली शाह साहब पहले रिटायर हो जाएंगे, वो चीफ जस्टिस की मियाद ख़त्म होने से पहले। या अफरीदी साहब पहले हो जाएंगे उस चेन में साइकिल। आयशा मलिक साहब हो जाएंगी, बड़े अच्छे जज ज़ाया हो जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि सबकी बढ़ाई जाए। नहीं, हो चुके हैं इससे पहले, जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हो गए थे ना एडहॉक जजेस, इससे पहले भी हो चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए ना, और इसी ज़माने में, और उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि हमें रिटायर्ड किया गया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और हमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा गया।
इसी तरह मेरे ख्याल में वहाँ भी सीनियरिटी पे नहीं आ रही थी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनको बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये तो प्रैक्टिस हो रही है ना काजी साहब के ज़माने में, और उन्हीं के जुडिशियल काउंसिल ने फैसला किया है कि हम 5 को देंगे, 2 ने इनकार किया है। काजी साहब, अरे सुन तो लो मुजाहिद, बात ये है कि एडहॉक जजेस जो है ये उस कार्रवाई और प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंट नहीं होते जिस प्रोसेस के ज़रिए आम जजेस, बाकी सब जजेस अपॉइंट होते हैं। इसमें उधर तो एक जुडिशल कमीशन बनी हुई है, और जुडिशल कमीशन में उस सूबे का एडवोकेट जनरल भी होता है, उस सूबे का चीफ जस्टिस भी होता है, और जिस सूबे के का जज हाई कोर्ट लगाना हो, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस भी होते हैं, और अटॉर्नी जनरल भी होता है। और ये कॉम्पोजिशन किस शरीयत कोर्ट में अगर लगाना है तो शरीयत कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके सीनियर जज, जो उसके सीनियर प्यूनी जज हैं, वो भी होते हैं। अब ये तो जुडिशल कमीशन से जब किसी को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया जाता है तो उसकी जुडिशल कमीशन बाय ए मेजॉरिटी फैसला करती है, उसमें लिखा है बाय ए मेजॉरिटी। यहाँ जो जुडिशल कमीशन है उसको कोई इख्तियार नहीं, उसका है सिर्फ चीफ जस्टिस ने उसको कंसल्ट करना है, उससे मशवरा करना है। आफ्टर कंसल्टेशन विद द जुडिशल कमीशन, द चीफ जस्टिस में आप वो नाम भेज देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। ये मेरे ख्याल में तारीख में पहला वाक़या है कि 4 जजेस के नाम को नामजद किया है चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के तौर पे। एडहॉक जजेस की इतनी तादाद बैक वक्त मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट या किसी हमारी और अदालत में उनकी इतनी तादाद हो। 4, 2 हो गया, कभी 1 हो गया। एडहॉक जजेस तो इसका एक लिया करते रहे। बड़ा अरसा रब्बानी साहब रहे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ अरसा ये रहे खलीलुर रहमान रमदे साहब। अब जो एडहॉक जज है उसकी एक दुश्वारी ये है कि अब वो अगर इसके बावजूद एडहॉक जज बनना चाहे तो ये तो उसकी मर्जी है, पर दुश्वारी ये है कि वो हो सकता है सीनियर प्यूनी जज हो, सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस, जिस तरह तारिक मसूद साहब थे जो एडहॉक आ रहे हैं, और वो सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट हो जाते हैं। वो इधर से जाते हैं सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर, और इस कमरे में इस दरवाजे से जब वो वापस आते हैं तो वो जूनियर मोस्ट होते हैं। अब ये जो मतलब है दिल जिगर ही चाहिए इस प्रोसेस में कि आप कोने में, आखिरी कोने में बैठे हो और आपके बहुत जूनियर्स वो आपसे सीनियर हो। तीसरी बात यह है कि इसकी मियाद कोई नहीं जज की। अगर ये लिख भी देते हैं नोटिफिकेशन में कि फॉर 3 ईयर्स, तो 3 साल की नहीं है वो। इनकी मियाद उतनी है एज लॉन्ग एज इट इज़ नेसेसरी, जब तक ज़रूरत है। और वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आके कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा, अब काजी फ़ायद ईसा साहब ने ये अपने आखिरी महीनों में और ज़्यादातर छुट्टियां उनमें ये 4 जजेस का प्रपोज़ल दे दिया। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि 2 जजेस ने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा ये तो उनके अपना एक रख रखाव होता है, एक
किस्म की रवादारी होती है आपस में कि वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि मकबूल बाकर साहब ने कह दिया कि जी ये बड़ा वैसे ठीक है, वैसे मुनासिब है। मैं जानता हूँ मकबूल बाकर साहब को, उन्होंने इनकार जो किया है इस एड हॉक जजशिप के लिए, ये उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोच के किया कि जी बात है ठीक पर मैं नहीं करूँगा। उन्होंने इस पर एक अपनी राय दी है कि नहीं होना चाहिए। एड हॉक जजेस तो फिर बिल्कुल ही टेम्पररी हुए। अच्छा, क्यों नहीं समझ, क्यों आप क्यों नहीं ये हम क्यों नहीं हम सोच रहे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि शायद मुझे कुछ यकीन हो चला है कि जब आप एड हॉक जजों को 3 साल के लिए ला रहे हैं तो क्यों ना काजी साहब के इंसान को बदलते देर नहीं लगती, उनके दिमाग में भी आ गया हो या कह दिया गया हो कि आपको भी तोसी मिलनी चाहिए 2 साल की कादी फायद ईसा साहब को। नहीं, फिर 3 साल ही की देनी चाहिए, फिर तो 3 साल की देनी चाहिए। पर इसमें एक और दिलचस्प चीज़ है, ये क्या जज हैं कि नहीं है, इनकी पावर वो जज वाली है, पर इनके बारे में कहा गया है कि व्हेन ये नेसेसरी हो तो चीफ जस्टिस कंसल्ट करके जो जुडिशल कमीशन है किसी साबिक जज को जिसको 3 साल ना गुजरे हो, उसको ये कह सकते हैं, ये ऑफर दे सकते हैं टू जॉइन द सिटिंग ऑफ ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जॉइन द सिटिंग यानी सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ मौजूद है, अलग है, आपको मेहमान के तौर पे बुला लिया, ये जॉइन द सिटिंग। तो ये अच्छी रवायत नहीं है काजी साहब ने। और फिर अपना आपका टेन्योर है, बाकी रह गया को 5 महीने, और आप जजेस को एड हॉक जजेस को जो जिनकी जुडिशल कमीशन के पास सामने भी केस नहीं गया, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी केस नहीं गया, उनको आप 3 साल के लिए जज लगा सकते हैं? ये नहीं हो सकता। ये अगर किसी ने रिट कर दी तो इन जजेस को फारिग हो जाएंगे, मेरा ये ख्याल है। और ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली 184(3) में इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने जो है बल्ले का निशान नहीं दिया, और फिर बाद में उस फैसले में उस फैसले के और लगा कि उनका इस फैसले के हवाले से इतना कमिटमेंट था कि जब मखसूस नशिस्तों का मसला आया तो कादी साहब ने उसके खिलाफ फैसला दिया, चीफ जस्टिस ने। ये भी बड़ी कम नज़ीर मिलती होगी चौधरी साहब। असल में इलेक्शन कमीशन ने, जिसके मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, और उसने बहुत इस मुल्क के साथ जबर किया है, पर इस मामले में उन्होंने कादी साहब के फैसले को बिल्कुल मिस इंटरप्रेट नहीं किया, हूबहू वो किया जो कादी साहब का फैसला था। आप निशान जब ले लेते हैं पार्टी से, आप उसको जड़ से उखेड़ देते थे और आप उसको मुंतशर कर देते हैं 50 निशानों में। तो ये चीज़ ये उनके मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हुई इलेक्शन कमीशन से। कादी साहब ने एक बना लिया और फिर मुनीब साहब ने उसको ज़रा तक़वियत दे दी इस चीज़ को। ये अगेन रख रखाव में कि अब चीफ जस्टिस का क्या कहें कि उस केस को तो डिसअप्रूव किया इन्होंने। ये जो रखरखाव का मतलब ये तो नहीं है कि आप जमहूरियत पे कुल्हाड़ी चलाएं, आइन पे कुल्हाड़ी चलाएं। ये तो आप सॉरी टू से आप तो एक वजहदारी में कह रहे हैं ना कि रखरखाव में कहा होगा, ये तो जमहूरियत और इंसाफ पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ है चौधरी साहब। हाँ, तो कुल्हाड़ी चलती रहती है। वो ये एक और प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं कॉमिटी अमंग जजेस, कि जजेस में एक यकजहती होनी चाहिए, कॉमिटी अमंग जजेस। अब कॉमिटी अमंग जजेस में कई दफ़ा आप दरगुजर कर देते हैं, वो फैसला गलत है,
पर आप लार्जर बेंच बैठ गए उसी हाई कोर्ट के, वो कहते हैं जी ये 2 जजेस ने फैसला किया हुआ है, हमारे साथ बैठे हैं एक कमिटी अमंग जजेस, हमने इनको नज़रअंदाज करना है। उसमें नज़रअंदाज करने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये जजेस में तो ये है, और जजेस ने इसी तरह अपनी पोजीशन को मजबूत रखा है पाकिस्तान में, जिस कदर मजबूत रख सकते थे। जिस इदारे के आगे मगलूब हुए हैं जजेस, उसको भी उसमें भी कमिटी अमंग कॉमरेड्स बड़ी है, और कमिटी अमंग अगर कॉमरेड्स नहीं है तो सियासतदानों में नहीं है। इसका फुकदान सियासतदानों में मिलता है। शुक्रिया चौधरी अतहसन साहब। जैसे मैंने कहा कि चौधरी साहब एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, और जजेस के बारे में और तहरीक इंसाफ में और ख़ासतौर पर एडहॉक जजेस के बारे में चौधरी साहब ने कहा है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी मुद्दत खुद 5 माह बाद ख़त्म हो रही है, किस तरह 3 साल के लिए उन लोगों को जो रिटायर्ड हुए 2 साल 3 साल हो गए मज़ीद एडहॉक जज रख सकें 3 साल के लिए। अदलिया में जो कुछ हो रहा है, सॉरी टू से इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इल्म है कंटेम्प्ट वगैरह गैर, अब तो आजकल वो भी नहीं होती। वाडा तक को छोड़ दिया जिसने पता नहीं क्या क्या कहा था, और मुस्तफा कमाल को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे लोगों की और हम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं, और हालिया दिनों में बहरहाल उनके बड़े खुशाइन अच्छे फैसले भी आए। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।